हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट डिप्लोमा की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम पेपर 1 के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रेगुलेशन सुपरविजन कंप्लायंस ऑफ ट्रेजरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है इंडियन मनी मार्केट। तो सबसे पहले मनी मार्केट होती क्या है उसको हम यहाँ पर जो है वो समझ लेते हैं। तो देखो, मनी मार्केट एक ऐसी फाइनेंशियल मार्केट होती है जहाँ पर शॉर्ट टर्म डेट फाइनेंशियल एसेट्स का ट्रेड किया जाता है, जिनका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 साल से कम का होता है। जैसे कि यहाँ पर कॉल मनी होगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, ट्रेजरी बिल होगा, कमर्शियल पेपर हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि मनी मार्केट के अंदर जो है वो ट्रेड किए जाते हैं। ठीक है, हमारे देश के अंदर मनी मार्केट को रेगुलेट करने का काम जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, और मनी मार्केट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हेल्प करती है कि वो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मेंटेन करे और मैनेज कर पाए। ठीक है, ताकि हमारे देश के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में रह सके और प्राइस स्टेबिलिटी भी मेंटेन रह सके। मनी मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी हेल्प से जो आरबीआई है वो मॉनेटरी पॉलिसी के जो सिग्नल्स है, जैसे कि चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट, को ट्रांसमिट कर पाता है फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर भेज पाता है, ताकि उसके हिसाब से जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी है फाइनेंशियल सिस्टम की, उसे मैनेज जो है वो किया जा सके। ठीक है, आरबीआई जो है वो मनी मार्केट को रेगुलेट करता है। इसकी वजह से मनी मार्केट के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किए जाते हैं, चाहे वो ट्रेजरी बिल है, चाहे वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, वो सारे के सारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलेटरी प्रीव्यू के अंडर जो है वो आते हैं। ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने आरबीआई को पावर्स जो है वो डेलीगेट की है सेक्शन 16 ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 के अंदर। इस पावर की हेल्प से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बेसिकली जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर, मनी मार्केट सिक्योरिटीज के अंदर, गोल्ड रिलेटेड सिक्योरिटीज के अंदर, डेरिवेटिव बेस्ड सिक्योरिटीज के अंदर, उन सभी को आरबीआई जो है वो रेगुलेट कर सकता है। ठीक है, तो मनी मार्केट को रेगुलेट करने की पावर किसने दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पावर जो है वो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 16 के अंदर जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दी है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट डेरिवेटिव एसोसिएशन, जिसको हम शॉर्ट में फिम्दा कहते हैं। देखो, फिम्दा बेसिकली की सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे देश के अंदर फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट को रेगुलेट भी करती है और उसकी फंक्शनिंग को मॉनिटर भी करती है। अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन की एम की बात करें तो इसका एक ही एम है कि हमारे देश के अंदर जितने भी फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट है उनको डेवलप किया जाए, उनकी फंक्शनिंग को इन्हांस किया जाए। और ये काम ये करती कैसे है? तो देखो, इन मार्केट्स के अंदर ये प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करती है, नॉलेज शेयरिंग को बढ़ावा देती है, साथ के साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करवाती है, जिनसे कि इन मार्केट्स की डेवलपमेंट जो है वो हो सके। ठीक है, अब अगर हम फिम्दा की बात करें तो ये बेसिकली कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और प्राइमरी डीलर्स की एक एसोसिएशन है, यानी इन सभी ने मिलकर जो है फिम्दा को बनाया है और यही इसके मेंबर्स भी रहते हैं। अब बात करेंगे रोल ऑफ फिम्दा का। फिम्दा का क्या रोल है? सबसे पहले देखो, जो फिम्दा है वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करती है ताकि इन मार्केट्स की डेवलपमेंट की जा सके। जैसे कि बेंचमार्क रेट्स को इंट्रोड्यूस करना, ताकि इस बेंचमार्क रेट की हेल्प से जो इंटरेस्ट रेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे किए जाएंगे उसको डिटरमाइन किया जा सके। साथ के साथ न्यू डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस करना ताकि इन्वेस्टर्स के लिए ऑप्शन बढ़ पाए। ठीक है, उसके बाद ये जो डीलर्स है या फिर जो मेंबर इंस्टीट्यूशंस के पर्सोनल है, स्टाफ है, उनको ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है, उनकी डेवलपमेंट भी करता है, ताकि वो जो है अपने फंक्शंस को सही तरीके से परफॉर्म जो है वो कर पाए। और अगर बाई चांस मेंबर इंस्टीट्यूशन के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सॉल्व करने का काम, रिजॉल्व करने का काम भी जो है वो फिम्दा करता है। ठीक है, और फिम्दा जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करता है, डेवलप करता है, ताकि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस को फॉलो करके, एक अच्छे कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करके अपने फंक्शंस को परफॉर्म करें और जो मार्केट के अंदर जो प्रोफेशनलिज्म है वो यहाँ पर इंक्रीज हो सके। जो फिम्दा है उसने एक स्टैंडर्ड मास्टर एग्रीमेंट भी जो है वो डेवलप किया था, जो कि यहाँ पर वेरियस मनी मार्केट ट्रांजेक्शन्स को प्रमोट करता है और उसके यूज को बढ़ावा देता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के बारे में।
तो जितने भी यहाँ पर बैंक के ट्रेजरी ऑपरेशंस हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कंट्रोल करता है। तो ट्रेजरी ऑपरेशंस के रिगार्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बहुत सारी गाइडेंस जो है वो इशू करता है, रूल जो है वो बनाता है, जिनको बैंकों को जो है वो फॉलो करना होता है। तो एक एक करके इन गाइडेंस के बारे में जो है वो पढ़ते हैं। तो पहले जो गाइडेंस है वो रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के साथ, यानी कि जितना भी यहाँ पर मार्केट रिस्क वगैरह है, जितना भी यहाँ पर ट्रेजरी ऑपरेशंस है, उनको परफॉर्म करने के लिए बैंक का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जो है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ट्रेजरी ऑपरेशन के अंदर सबसे ज्यादा मार्केट रिस्क जो है वो बैंक को फेस करना पड़ता है। इसीलिए मैनेजमेंट को ध्यान देना है कि जितना भी मार्केट रिस्क है उसको सही तरीके से, अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज किया जा सके। तो जो प्राइमरी कंसर्न होता है मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स का, वो मार्केट रिस्क को मैनेज करना होता है, यानी कि उसको मिटिगेट करना होता है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसे यहाँ पर कुछ क्लियर पॉलिसीज, लिमिट्स और प्रोसीजर जो है वो डेवलप करने पड़ते हैं, ताकि उनकी हेल्प से मार्केट रिस्क को जो है वो मैनेज किया जा सके। साथ के साथ पॉलिसीज को रेगुलरली बेसिस पे रिव्यू भी करना होता है, एक्यूरेट रिपोर्टिंग भी करनी होती है और ऑडिटिंग भी करवानी होती है, ताकि बैंक की जो स्टेबिलिटी है वो यहाँ पर मेंटेन की जा सके और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको प्रॉपर्ली फॉलो किया जा सके और जो रिस्क है उसको यहाँ पर मैनेज जो है वो किया जा सके। ठीक है, अब ये जो पॉलिसीज मैनेजमेंट बनाता है ये ऐसे बनाता है कि सारा का सारा जो बैंक का एक्सपोजर, यानी कि सारा का सारा जो बैंक का मार्केट रिस्क है उसको कंसोलिडेटेड बेसिस पे कवर किया जा सके, यानी कि मैनेज किया जा सके। यानी कि इस पॉलिसीज के अंदर जितने भी हमारे यहाँ पर मटेरियल सोर्सेज है जहां से बैंक को मार्केट रिस्क फेस करना पड़ता है, उन सभी मटेरियल सोर्सेज को कैप्चर करने वाली पॉलिसी जो है वो बनानी पड़ेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। ठीक है, उसके बाद जो बोर्ड है वो यहाँ पर कुछ प्रूडेंशियल लिमिट्स भी यहाँ पर क्लियरली जो है वो बनाएगा। ठीक है, साथ के साथ जो मैनेजमेंट है उसकी अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर क्या रहेगी, किस पर्सन का क्या रोल है, उसे क्लियरली जो है वो मैनेजमेंट को डिफाइन जो है वो करना पड़ेगा। और एक एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी भी जो है वो बनानी पड़ेगी मैनेजमेंट को। और ये जो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी है ये बेसिकली टॉप ऑपरेशनल यूनिट होगी, जो कि बैलेंस शीट को मैनेज करने का काम जो है वो करेगी। और बैलेंस शीट को ये मैनेज कैसे करेगी, तो जो रिस्क पैरामीटर्स हैं, जो पॉलिसीज बोर्ड ने बनाई हुई है उसके अकॉर्डिंग ही वो बैलेंस शीट को मैनेज करेगी, यानी कि फंड्स को रेज करेगी और इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है वो करेगी। ठीक है, तो ये कुछ बातों का ध्यान जो है वो रखना पड़ता है मैनेजमेंट को। तो मैनेजमेंट को हमेशा ध्यान रखना है कि उसे जो मार्केट रिस्क है उसको प्रॉपर्ली जो है वो मैनेज करना है। तो एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की अगर हम बात करें मार्केट रिस्क को मैनेज करने के लिए, तो वो क्या होगी? सबसे पहला जो इसमें आता है वो आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सभी तरह के मार्केट रिस्क को मैनेज करे, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ही ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैंक जितना भी यहाँ पर मार्केट रिस्क जो है वो फेस कर रहा है उसको प्रॉपर्ली मैनेज किया जा सके। मार्केट रिस्क के साथ साथ जो अदर रिस्क है उनको भी मैनेज करना बोर्ड की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसीलिए जो बैंक का बोर्ड है वो बेसिकली यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को बनाता है, साथ के साथ जो लिमिट्स होती हैं उनको भी यहाँ पर सेट करता है। जैसे कि लिक्विडिटी रिस्क की मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, इंटरेस्ट रेट रिस्क की मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क की मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, इन सभी चीजों को डिटरमाइन करने का काम जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते हैं बैंक के। साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को भी बनाते हैं ताकि जितने भी तरह के रिस्क हैं उनको प्रॉपर्ली मैनेज जो है वो किया जा सके। फिर आता है आपका यहाँ पर एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी। देखो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी जो है वो बेसिकली बोर्ड के द्वारा जो पॉलिसी बनाई गई है रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी उसको इंप्लीमेंट करने का जो है वो काम करती है और इंश्योर करती है कि जितने भी लिमिट्स बोर्ड के द्वारा फिक्स किए गए हैं उनको फॉलो किया जाए और उस लिमिट्स के अंदर रहते हुए ही ट्रेजरी ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाए और रिस्क लिया जाए। ठीक है, साथ के साथ ये जो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी है ये बैंक की जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है उसको भी डिसाइड करने का जो है वो काम करती है, यानी कि एक बैंक ट्रेजरी ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करेगा उसकी स्ट्रैटेजी जो वो बनाती है और उसको इम्प्लीमेंट भी करती है। और ये जो स्ट्रैटेजी है वो बेसिकली बैंक के बजट और रिस्क मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जो है वो होने चाहिए। ठीक है, जो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी होती है ये बेसिकली एक डिसीजन मेकिंग यूनिट होती है जो कि यहाँ पर बैलेंस शीट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो लेती है। सिंपल भाषा में कहूँ तो ये बैलेंस शीट के रिगार्डिंग प्लानिंग करती है और ये जो प्लानिंग है वो रिस्क रिटर्न पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए करती है कि यानी कि कितना रिस्क लेना है और कितना यहाँ पर रिटर्न हमें चाहिए। ठीक है, साथ के साथ वो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी रिस्क है उसको भी मैनेज करने का जो है वो काम करती है। अगर हम एसेट लायबिलिटी
ALC की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर आ जाते हैं। अगर हम मेंबर्स की बात करें, उसके बाद हेड्स ऑफ वेरियस डिवीजन आते हैं और अदर कुछ सीनियर पर्सोनल जो है वो आ जाते हैं, और ये मिलकर हमारी जो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी है उसको जो है वो बनाते हैं। क्लियर है आपको यहाँ तक? अब हम बात करेंगे ALCU के रोल के बारे में, यानी कि जो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी है इसका क्या रोल है। पहला इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन होता है प्रोडक्ट प्राइसिंग। ठीक है, तो जो ALCO है वो बेसिकली जितने भी बैंक के डिपॉजिट्स और लोन्स के प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसिंग करती है, यानी कि डिपॉजिट्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करना है और लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, इसे डिसाइड करने का काम जो है वो ALCO जो है वो करता है। ठीक है, और ये जो काम है वो बेसिकली बैंक की जो एसेट्स और लाइबिलिटीज का जो डिजायर्ड मिक्स है और उनका जो मेच्योरिटी प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग जो है वो करता है। उसके बाद दूसरा जो फंक्शन है वो है इंटरेस्ट रेट स्ट्रैटेजी। तो जो ALCO है ये बेसिकली इंटरेस्ट रेट स्ट्रैटेजी भी बनाता है कि इंटरेस्ट रेट कितना होगा, और ये जो इंटरेस्ट रेट स्ट्रैटेजी है वो फ्यूचर बिजनेस स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंग जो है वो होनी चाहिए। फिर आता है आपका यहाँ पर फंडिंग पॉलिसी। अब ये जो कमेटी है वो बेसिकली जो बैंक की जो फंडिंग पॉलिसी है उसे बनाती भी है, डिफाइन भी करती है और समय समय पर उसे रिव्यू भी करती है, ताकि सही तरीके से फंड्स को जो है वो रेस किया जा सके और सफिशिएंट लिक्विडिटी को मेंटेन करके रखा जा सके और लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज किया जा सके। उसके बाद कंप्लायंस विद लिमिट्स, तो यहाँ पर जो भी लिमिट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फिक्स किए हैं उसके साथ ऑपरेट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी ALCO की ही होती है, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी की ही होती है। ठीक है, और ये जो लिमिट्स है वो कौन सेट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो सेट करता है। फिर आता है आपके यहाँ पर ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी। ट्रांसफर प्राइसिंग बेसिकली इंटरनल प्राइसिंग होती है। अगर मान के चलिए एक बैंक के दो डिविजन्स के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो वो किस प्राइस पे होगी, इस चीज को भी बना डिसाइड करने का काम जो है वो ALCO ही जो है वो करता है। और ये जो काम है वो उसे इस तरीके से करना होता है कि बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी मेंटेन रह सके और जो रिस्क है उसको भी प्रॉपरली मैनेज जो है वो किया जा सके। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यहाँ पर ALM सपोर्ट ग्रुप और मार्केट रिस्क ग्रुप। ये बेसिकली यहाँ पर इसके अंदर कुछ ऑपरेटिंग स्टाफ होते हैं और इनका काम होता है डेली बेसिस के ऊपर, कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर जो भी रिस्क है उनका एनालिसिस करना, उनको मॉनिटर करना और उनकी रिपोर्टिंग करना ALCO को। यानी कि ये बेसिकली एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी की एक हेल्पर के तौर पे जो है वो काम करती है और उसको रिस्क से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो प्रोवाइड करती है ताकि ALCO उसके बेसिस पे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो ले पाए। फिर आता है आपका यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का सिंपल सा काम है कि वो फोरकास्टिंग करती है, यानी कि फ्यूचर के अंदर मार्केट कंडीशंस के अंदर क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं उनको फोरकास्ट करना और उसके बारे में ALCO को बताना ताकि वो उसके बिहाफ पर डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सके। ठीक है, साथ ही साथ अगर मान के चलिए कोई एडवर्स मूवमेंट आने वाली है तो उसको उससे बचने के लिए क्या क्या एक्शन लिए जाने चाहिए उसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन भी जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप था रिस्क मैनेज मार्केट रिस्क मैनेजमेंट के लिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार कंक्लूड कर दूं, सबसे ऊपर आती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो ओवरऑल रिस्क को मैनेज करने का काम करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाते हैं और लिमिट सेट करते हैं। उसके बाद एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी, ये बेसिकली जो लिमिट सेट किए गए हैं बोर्ड के द्वारा और जो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाई गई है उसको इंप्लीमेंट करती है और उसके अकॉर्डिंग काम करती है। फिर यहाँ पर हमारे यहाँ पर ALM सपोर्ट ग्रुप और मार्केट रिस्क ग्रुप आ जाते हैं, ये हेल्पर के तौर पे काम करते हैं ALCO के लिए, और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी फोरकास्टिंग का काम जो है वो करती है। ठीक है, तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन सेटअप था। अब आता है दूसरा हमारे यहाँ पर डीलिंग रूम। ठीक है, तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने डीलिंग रूम के रिगार्डिंग भी बहुत सारी गाइडेंस जो है वो दी है, जिसको हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले डीलिंग रूम की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली ट्रेडिंग करता है, यानी कि ट्रेजरी ऑपरेशन के अंदर जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बाय और सेल किया जाता है वो बेसिकली डीलिंग रूम के थ्रू ही जो है वो किया जाता है। तो अगर हम बात करें डीलिंग रूम की तो इसका मेन काम क्या है? तो ट्रेडिंग करना है। ठीक है, उसके बाद ये बेसिकली मार्केट रिस्क को मैच भी करती है, मैनेज भी करती है और कंट्रोल भी करती है। इसीलिए हम इसको कई बार क्लियरिंग हाउस भी जो है वो कह देते हैं, यानी कि जो डीलिंग रूम है वो क्लियरिंग हाउस के तौर पे काम करता है और मार्केट रिस्क को मैच करता है, मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। ठीक है, अब ये जो डीलिंग रूम होता है वो बैंक ऑपरेशंस को सपोर्ट करने का भी काम करता है। कैसे? तो फंडिंग प्रोवाइड करके, लिक्विडिटी प्रोवाइड करके और इन्वेस्टमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करके, ताकि जो बैंक है वो अपने ऑपरेशन को सही तरीके से परफॉर्म जो है वो कर पाए। ठीक है, उसके बाद जो डीलिंग रूम होता है वो बेसिकली मार्केट रिस्क को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल जो है वो होता है, और ये जो काम है वो उसे रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की
गाइडेंस के अकॉर्डिंग जो है वो करना होता है, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ने जो अथॉरिटी दी है डीलिंग रूम को, उसके अकॉर्डिंग ही उसे ये फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना पड़ता है। डीलिंग रूम एक बैंक इंटरफेस का भी काम करता है, जिसके थ्रू एक बैंक जो है वो इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट के साथ कनेक्ट कर पाता है और जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसको जो है वो परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी यहाँ पर कुछ लिमिट भी जो है वो फिक्स करते हैं डीलिंग रूम के लिए, और डीलिंग रूम को उस लिमिट के अंदर रहकर ही अपने डीलिंग्स जो है वो करनी पड़ती है, यानी कि बाय और सेल करना पड़ता है सिक्योरिटीज को। ठीक है, उसके बाद डीलिंग रूम की इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए जरूरी है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डीलिंग रूम मैनुअल जो है वो प्रिपेयर किया जाए, जिसके अंदर डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड सारे के सारे जो एस्पेक्ट है उनको कवर किया जाए, और इंश्योर किया जाए कि जो डीलर्स है उनको आसानी से इस मैनुअल का एक्सेस हो, ताकि डीलर जो है इस मैनुअल के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है वो अपना काम जो है वो कर पाए। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर डीलर्स हैं जो कि डे टू डे बेसिस पे ट्रेडिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो इस मैनुअल के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, साथ के साथ उनको रेगुलरली बेसिस पे फॉलो भी करें। ठीक है, अब यहाँ पर डीलिंग रूम प्रोसीजर मैनुअल की कुछ की रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको एक डीलर को फुलफिल जो है वो करना पड़ता है। पहला देखो क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट। जितने भी यहाँ पर डीलर्स हैं जो कि डे टू डे बेसिस पे ट्रेडिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, तो उन्हें बेसिकली फेडाई और फिम्डा के द्वारा जो कोड ऑफ कंडक्ट इशू किया गया है उसे फॉलो जो है वो करना पड़ता है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते वक्त। उसके बाद अधेरेंस टू इंटरनल लिमिट्स। हमारी जो बैंक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने अगर कोई इंटरनल लिमिट यहाँ पर फिक्स की गई है तो डीलर्स को उनके प्रति अवेयर होना चाहिए, डीलर्स को उन लिमिट्स के बारे में पता होना चाहिए, साथ के साथ डीलर्स को उन लिमिट्स को फॉलो भी जो है वो करना जरूरी होता है, ताकि जो लेवल ऑफ रिस्क है वो लिमिट्स के अंदर ही रहे, यानी कि जो डीलर्स है वो जरूरत से ज्यादा रिस्क जो है वो ना ले पाए। ठीक है, उसके बाद अधेरेंस टू आरबीआई लिमिट्स एंड गाइडेंस। तो कुछ यहाँ पर आरबीआई भी लिमिट्स लगाता है, गाइडेंस देता है, तो डीलर्स को उन लिमिट्स और गाइडेंस को भी जो है वो फॉलो करना जो है वो जरूरी होता है। फिर आता है यहाँ पर डीलिंग विद ब्रोकर्स। अगर कोई एक डीलर ब्रोकर के थ्रू डीलिंग कर रहा है, जैसे मान के चलिए एक यहाँ पर ए डीलर है बैंक का, और इसने बी पर्सन को हायर किया एज अ ब्रोकर, और ये जो है वो कस्टमर के साथ डीलिंग जो है वो करवा रहा है ए पर्सन की। ठीक है, तो इस केस में ध्यान रखना है कि जो डीलर्स है वो हमेशा सिर्फ उन्हीं ब्रोकर्स के साथ डीलिंग करे, मतलब कि उन्हीं ब्रोकर्स के साथ बिजनेस करे जिनको बैंक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ने अप्रूव किया हुआ है। जैसे अगर बी ब्रोकर है तो जो बैंक की रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है उसने अप्रूव किया होना चाहिए कि ये ब्रोकर के तौर पे काम कर सकता है, तभी डीलर इसके साथ बिजनेस करेगा, अदरवाइज ये इसको अपॉइंट जो है वो नहीं कर सकता। अब ये इसलिए किया जाता है ताकि जो सेफ्टी है वो यहाँ पर मेंटेन करके रखी जा सके डिफरेंट ट्रांजेक्शन के अंदर। उसके बाद बात करते हैं डीलिंग आवर्स की। तो जो डीलर्स हैं वो बेसिकली बैंक के जो नॉर्मल ट्रेडिंग आवर्स होते हैं, जो कट ऑफ टाइम होता है, जो ओवरनाइट पोजीशन होता है, उनके अंदर ही जो है वो काम जो है वो कर सकते हैं। हालांकि आफ्टर आवर्स भी अलाउड होता है, ऑफ साइड ट्रेडिंग भी अलाउड होता है, पर उसके लिए वो तभी अलाउड होगा अगर जरूरत हो, और उसके लिए रिपोर्टिंग वगैरह भी करनी पड़ती है। फिर आपका आता है यहाँ पर सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। फिर आता है आपके यहाँ पर सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, तो हमारे जो डीलर्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि जब भी वो कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करे, चाहे वो बैंक के लिए करे चाहे वो अपने क्लाइंट के लिए करे, तो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को जो है वो मेंटेन करके रखा जा सके। यानी कि जो ट्रांजैक्शन की डिटेल्स हैं वो कभी भी मार्केट के अंदर ऐसे ही डिस्क्लोज नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, जरूरत के हिसाब से ही डिस्क्लोज की जानी चाहिए। साथ के साथ हमारा जो डीलर्स होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो भी मीडिया है, जो भी कीज है, पासवर्ड्स है, पिन्स है, उनको सिक्योर तरीके से अपने पास जो है वो मेंटेन करके रखे, यानी कि होल्ड करके रखे। कहने का मतलब है कि कोई भी ट्रांजेक्शन है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना जो है वो जरूरी है, और कस्टमर की कॉन्फिडेंशियलिटी को भी मेंटेन करना जरूरी है। उसके बाद स्टाफ रोटेशन एंड लीव रिक्वायरमेंट्स। तो देखो स्टाफ को रोटेट करना जरूरी है। नॉर्मली देखो क्या चीज है कि एक पर्सन अगर कोई डीलर है तो उसे एक साल के अंदर कंटिन्यूसली 14 दिन की छुट्टी जो है वो लेनी पड़ेगी, ये कंपलसरी है। और बैंक के पास एक पॉलिसी होनी चाहिए जिसके थ्रू वो स्टाफ को रोटेट करते रहे डीलिंग रूम के अंदर। पहले ए पर्सन अगर डीलिंग रूम का इंचार्ज था तो अब बी पर्सन हो जाए, फिर सी पर्सन हो जाए, फिर डी पर्सन हो जाए, ताकि सभी को एक्सपर्टीज मिल जाए डीलिंग रूम का। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे जो कि फिम्दा जो है वो इशू करता है अपने हैंडबुक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर एक हैंडबुक है जो कि मार्केट प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है, तो इसके कुछ जर्नल प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वो जर्नल प्रिंसिपल्स क्या है, तो देखो सबसे पहले जितने भी हमारे यहाँ पर प्रिंसिपल्स हैं और यहाँ पर ब्रोकर्स हैं, ठीक है, उनको हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स जो है वो मेंटेन करके रखने पड़ेंगे
ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म करते वक्त। यानी कि कहने का सिंपल सा मतलब है कि जो प्रिंसिपल्स है और ब्रोकर है वो अपना काम जो है फिम्दा के द्वारा जो कोड ऑफ कंडक्ट इशू किया गया है उसको फॉलो करके जो है वो परफॉर्म करेंगे, ताकि इन मार्केट्स की जो रेपुटेशन है वो यहाँ पर इंक्रीज जो है वो हो सके। ठीक है, और जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे यहाँ पर इंडिविजुअल है जो कि इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पर जो है वो काम कर रहा है, वो अप्रूव अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ही काम करे, इस चीज को इंश्योर करेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक बैंक है उसने एक ए पर्सन को हायर किया, एक इंडिविजुअल को अपने बिहाफ पर काम करने के लिए, तो बैंक ये इंश्योर करेगा कि जो ए पर्सन है उसको जो अथॉरिटी दी गई है वो उस अथॉरिटी में रहकर ही ट्रांजेक्शन्स को जो है वो परफॉर्म करे, उससे बाहर ना निकले। ठीक है, जैसे इसको बोला है कि आप मैक्सिमम 50 लाख रुपए की ट्रेडिंग एक साल में कर सकते हो, तो इंश्योर करें कि एक साल के अंदर 50 लाख से ज़्यादा ट्रेडिंग ना करें। ठीक है, उसके बाद जितने भी यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उन्होंने कोई इंडिविजुअल हायर किया है अपने बिहाफ पर काम करने के लिए, तो अगर इंडिविजुअल ने कोई भी कमिटमेंट यहाँ पर दी है सामने वाली पार्टी को डीलिंग करते वक्त, तो ऑल इंस्टीट्यूशंस को उसे ऑनर करना जो है वो जरूरी होगा। ऑनर करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि ऑल इंस्टीट्यूशन को उसे मानना ही पड़ेगा। अगर बैंक के बिहाफ पर अगर ए पर्सन ने कोई ऑफर दिया है बी पर्सन को, तो बैंक को उस ऑफर को मानना पड़ेगा और बी पर्सन को देना ही पड़ेगा। ठीक है, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ पर इंश्योर करेंगे कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो ट्रेंड है और कंप्लीटली अवेयर है रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग। मतलब कि इंस्टीट्यूशंस किसी इंडिविजुअल को हायर करते वक्त पहले ये चेक करेगी कि वो ट्रेंड है या फिर नहीं है, और अगर वो ट्रेंड होगा तभी उसको हायर किया जाएगा। साथ ही साथ वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को जानता है या फिर नहीं जानता है उसका भी पता लगाया जाएगा। अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को जानता हो, मार्केट प्रैक्टिसेस को जानता हो, तभी इंस्टीट्यूशन उसको हायर कर सकती है अपने बिहाफ पर काम करने के लिए। ठीक है, सभी इंडिविजुअल्स को जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं मार्केट्स के उनको कंप्लाई करना जरूरी होगा, उनको फॉलो करना जरूरी होगा। साथ ही साथ उन्हें खुद को अपडेट करना भी जो है वो जरूरी होगा टाइम टू टाइम। अगर कोई चेंजेस हुए हैं, कोई लिमिट चेंज हुई है, तो उनके बारे में भी उनको पता जो है वो होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई ट्रेड जो है वो एनडीएस सिस्टम से बाहर कंडक्ट किया गया है, अगर यहाँ पर कोई ट्रेड है वो एनडीएस से आउटसाइड में डन की गई है, तो उस केस में अगर ये जो ट्रेड है वो मेंबर इंस्टीट्यूशंस के बीच में हुई है, यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूशन के बीच में हुई है जो कि एनडीएस के मेंबर हैं, तो उन्हें 15 मिनट के अंदर अंदर में इस ट्रेड की जो जानकारी है वो एनडीएस के अंदर एंटर करनी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर ये दो बैंक है, ए और बी बैंक है, ये आपस में यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं और ये जो ट्रेड है वो एनडीएस से बाहर हो रहा है और ये दोनों ही एनडीएस के मेंबर है, तो ट्रेड के 15 मिनट के बाद 15 मिनट के अंदर अंदर में इन्हें इस ट्रेड को एनडीएस के अंदर एंटर जो है वो करना पड़ेगा। अगर हम रोल ऑफ ब्रोकर की बात करें तो जो ब्रोकर है उसका सिर्फ रोल इतना है कि वो काउंटर पार्टीज को आपस में मिलाएगा और उनके बीच में एक इंटरमीडिएरी का काम करेगा, जिसके बदले में उसे एक फीस मिलेगी। इसके अलावा और कोई काम जो है वो नहीं कर सकता है। हालांकि अगर यहाँ पर स्पेसिफिकली बोला गया है तो वो परफॉर्म कर सकता है, पर नॉर्मली जो है वो सिर्फ एक इंटरमीडिएरी के तौर पे जो है वो काम जो है वो करता है। ठीक है, अब ये जो ब्रोकर्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, इन्हें यहाँ पर ट्रांजेक्शन के अंदर जो पार्टीज इन्वॉल्व होती है उनकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको जो है मेंटेन करके रखना होता है। और अगर कोई यहाँ पर डील सेटल की जा रही है फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट रुपी डेरिवेटिव मार्केट के अंदर, तो वहां पर जो फिम्डा के जो मार्केट कन्वेंशन है ना, उनको फॉलो करना जो है वो जरूरी होता है। चाहे काउंटर पार्टी कोई भी हो, वो फिम्डा का मेंबर हो या फिर ना हो, उसे इन सभी मार्केट कन्वेंशंस को फॉलो करना पड़ता है अगर वो किसी डील को सेटल जो है वो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यहाँ पर मैनेजमेंट कंट्रोल्स। ठीक है, मैनेजमेंट कंट्रोल क्या है, देखो हमारे जो मैनेजमेंट है उसके लिए जरूरी है कि वो यहाँ पर एक एप्रोप्रिएट कंट्रोल और प्रोसीजर को जो है वो इंट्रोड्यूस करे, इंप्लीमेंट करे। जितने भी यहाँ पर डीलिंग्स हो रही है मार्केट के अंदर, कहने का मतलब क्या है कि एक मार्केट के अंदर जितने भी यहाँ पर डीलिंग्स हो रही है उसके लिए मैनेजमेंट को एक एप्रोप्रिएट कंट्रोल और प्रोसीजर जो है वो डेवलप करना होगा। ठीक है, और इंश्योर करना होगा कि जो स्टाफ मेंबर्स हैं जो कि यहाँ पर मार्केट के अंदर डील करें या फिर जो अदर स्टाफ मेंबर्स हैं वो इन कंट्रोल और प्रोसीजर को प्रॉपरली जो है वो फॉलो करे। और ये जो मैनेजमेंट है उसे इन कंट्रोल्स और प्रोसीजर्स को पीरियोडिकली रिव्यू भी करना जरूरी है, ताकि ये जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है उनको सही तरीके से परफॉर्म किया जा सके और जो भी मार्केट रिस्क है उसको मैनेज जो है वो किया जा सके। ठीक है, तो जो कंट्रोल है उसके अंदर जो पहला कंट्रोल है या फिर जो प्रोसीजर है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीलिंग डिपार्टमेंट। देखो जो डीलिंग डिपार्टमेंट है उसके लिए जरूरी है, उसके इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए जरूरी है कि फंक्शनल सेपरेशन जो है वो की जाए
फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस और बैक ऑफिस के बीच में, ठीक है। तो अगर हम इस फंक्शनल सेपरेशन की बात करें तो जो फ्रंट ऑफिस वाले हैं वो बेसिकली डीलिंग करते हैं, यानी कि वो ट्रेड्स करते हैं, डीलिंग करते हैं, ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। और जो मिड ऑफिस वाले होते हैं वो रिस्क को मैनेज करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं और मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रिस्क के रिगार्डिंग। और जो बैक ऑफिस वाले हैं वो ट्रांजेक्शन्स को कंफर्म करते हैं, सेटल करते हैं और अकाउंट्स को रिकंसाइल करते हैं। तो ये जो फंक्शनल सेपरेशन है वो बैंक के लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर वो डीलर रूम की फंक्शनिंग को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी यहाँ पर गाइडलाइन है वो है नो योर काउंटर पार्टी। नो योर काउंटर पार्टी का सिंपल सा मतलब है कि आप जब किसी पार्टी के साथ डीलिंग कर रहे हो, जैसे मान के चले ए बैंक है और यहाँ पर बी बैंक है, ठीक है। तो अगर ए बैंक बी बैंक के साथ कोई डीलिंग कर रहा है तो ए बैंक के लिए जरूरी है कि वो बी बैंक को अच्छे तरीके से जान ले, उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर ले, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को वेरीफाई कर ले और रिलायबिलिटी को वेरीफाई कर ले, और उसके बाद ही वो ट्रांजेक्शन या फिर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म जो है वो करे, जिससे कि जो रिस्क होता है वो काफी ज्यादा यहाँ पर रिड्यूस जो है वो हो जाता है और हम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल जो है वो कर पाते हैं और किसी भी तरह के फ्रॉड या फिर डिफॉल्ट से भी जो है वो बच जाते हैं। क्योंकि जब हम किसी काउंटर पार्टी के बैकग्राउंड और क्रेडिबिलिटी को जान जाते हैं तो वहां पर हमारे लिए डिसीजंस लेना काफी ज्यादा जो है वो आसान हो जाता है कि हमें इसके साथ बिजनेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑफ कन्वर्सेशन। देखो किसी भी बैंक के लिए जरूरी होता है कि जो फ्रंट ऑफिस वाले हैं जब वो कस्टमर के साथ डील करें, फ्रंट ऑफिस वाले कोई भी यहाँ पर डीलिंग करे, चाहे वो कस्टमर के साथ है या फिर किसी दूसरी काउंटर पार्टी के साथ है, तो जो कन्वर्सेशन उनके बीच में हो रही है उसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करके रखा जा सके, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो जब दोनों के बीच में जो बातें हो रही है उनको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करके रख लिया जाएगा तो फ्यूचर में जाकर अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है तो उसको हम क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि ये एज अ प्रूफ हमारे लिए जो है वो काम करेगा, ठीक है। अगर मान के चलिए कोई मेंबर है जिसने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं किया हुआ है तो उसके लिए जरूरी है कि वो इस सिस्टम को सेटअप करे जहां पर फ्रंट ऑफिस की जो भी कन्वर्सेशंस है काउंटर पार्टीज के साथ, कस्टमर के साथ, उसको रिकॉर्ड करके रखा जा सके, ठीक है। अब पर ये इस बात का ध्यान में रखना है कि जब फ्रंट ऑफिस वाले रिकॉर्डिंग करेंगे कन्वर्सेशन को तो उसे सामने वाली पार्टी को बताना जरूरी है कि हमारे बीच में जो भी कन्वर्सेशन हो रही है उसे प्रॉपरली रिकॉर्ड करके रखा जो है वो जा रहा है। और ये जो टेप्स हैं जिनके अंदर रिकॉर्डिंग्स होती हैं उनको एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए अपने पास बैंक को स्टोर करके जो है वो रखना पड़ता है। और अगर कोई टेप जो है वो किसी डिस्प्यूट या फिर अनकन्फर्म ट्रांजेक्शन के साथ रिलेटेड है तो जब तक ये वो डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो जाता या फिर अनकन्फर्म ट्रांजेक्शन जो है वो सेटल नहीं हो जाती है तब तक उन टेप्स को बैंक को अपने पास जो है वो स्टोर करके रखना पड़ेगा, होल्ड करके रखना पड़ेगा। हालांकि जो टाइम पीरियड है वो 3 मंथ्स का है, पर अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है 6 महीने भी चल गया है तो टेप्स को 6 महीनों के लिए भी अपने पास रखना पड़ेगा बैंक को, ठीक है। और मैनेजमेंट ये चीज इंश्योर करेगी कि ये जो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट है ना, इसका एक्सेस जो है वो प्रोवाइड किया जाए फ्रंट ऑफिस वालों का, ताकि उसका प्रॉपर तरीके से यूज किया जा सके। और अगर कोई स्टोर में रखा हुआ है, मतलब कि अगर कोई टेप रिकॉर्डिंग आपने स्टोर करके रखी हुई है तो उसके ऊपर भी कंट्रोल स्टैब्लिश करना जरूरी है ताकि उसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ जो है वो ना की जा सके, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर ऑफ प्राइमेस डीलिंग। क्या है आपका यहाँ पर ऑफ प्राइमेस डीलिंग, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए जरूरी होता है कि जब भी वो डीलिंग करेंगे तो वो नॉर्मल डीलिंग प्लेस पे ही करेंगे। जैसे अगर हम एक बैंक की बात करें तो वो अपने कस्टमर के साथ डील कर रहा है तो नॉर्मली देखो जो बैंक है वो अपने कस्टमर के साथ अपनी ब्रांच के अंदर ही जो है वो डील करेगा, ठीक है। ऐसे ही जो ट्रेडिंग वगैरह की जाती है वो भी बिजनेस प्लेस से ही की जानी चाहिए, एक बैंक से ही की जानी चाहिए अगर बैंक का डीलिंग रूम है। हाँ, पर कुछ ऐसे ओकेजन्स होते हैं जहां पर ऑफ प्राइस डीलिंग भी अलाउ होती है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर नॉर्मल प्लेस ऑफ डीलिंग पे डीलिंग नहीं हो सकती है तो कहीं और भी जो है वो हो सकती है, पर मैनेजमेंट को इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस जो है वो इशू करनी पड़ेगी जिसके अंदर बताया जाएगा कि जो स्टाफ है उसको कौन से स्टाफ को अथॉरिटी है कि वो बिजनेस प्लेस के अलावा किसी और प्लेस पे भी डीलिंग कर सकते हैं। साथ के साथ ये भी चीज़ जो है वो स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि किस कंडीशन के अंदर ये अलाउ होगा और किस कंडीशन के अंदर ये डिस अलाउ होगा, ठीक है। जो बैक ऑफिस वाले हैं वो मैनेजमेंट को यहाँ पर इन्फॉर्म करेंगे जितने भी ऑफ प्राइमिस डील्स यहाँ पर कंडक्ट की जाएंगे डीलर्स के द्वारा, और मैनेजमेंट को खुद को सेटिस्फाई करना जरूरी होगा कि ये जो डीलिंग्स है इनको ऑफ प्राइमेस करने की जरूरत थी या फिर नहीं थी, ठीक है। उसके बाद अगर कोई डीलर ऑफिशियल है वो ऑफ द प्राइमेस डीलिंग करना चाहता है तो उससे पहले काउंटर पार्टी को बताना जरूरी है कि ये जो डीलिंग है वो हम अपने बिजनेस प्लेस पे नहीं कर रहे हैं बल्कि ऑफ प्राइमेसिस
पे जो है वो डीलिंग जो है वो की जा रही है, ठीक है। और जो भी डिटेल्स हैं इन ट्रांजेक्शन्स की, उन्हें हमें प्रॉपर्ली जो है वो डील कंफर्मेशन या फिर अदर रेलिवेंट रिकॉर्ड्स के अंदर जो है वो रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर डीलिंग आवर्स की बात करें तो डीलिंग आवर्स क्या रहेंगे, तो देखो नॉर्मली जो डीलिंग आवर्स है वो 9 AM टू 5:30 PM रहते हैं मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे के लिए ये जो टाइमिंग है वो 9 AM टू 1 PM है। बाकी अगर आरबीआई ने कुछ नई गाइडलाइंस इशू कर दी है तो उसे माना जाएगा, ठीक है। और अगर कोई यहाँ पर डील जो है वो आउटसाइड, मतलब इन घंटों के अलावा, जैसे अगर कोई डील जो है वो 7 बजे कंडक्ट की जा रही है तो उसकी रिपोर्ट मैनेजमेंट को करनी जो है वो ज़रूरी है, और मैनेजमेंट को सेटिस्फाई करना होगा खुद को कि ये नेसेसिटी थी, मतलब कि डील्स को बिजनेस आर के बाहर कंडक्ट करने की नेसेसिटी थी और इसीलिए ये काम जो है वो किया गया, तभी वो उसको अलाउ करेंगे, अदरवाइज उसे अलाउ नहीं करेंगे। फिर आता है आपका यहाँ पर रेट स्कैन, ठीक है। अब रेट स्कैन देखो क्या है, देखो मार्केट प्लेयर्स की अगर हम बात करें, यानी कि जो डीलर्स हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो जो डील है वो एक ऐसे रेट पर करें जो कि करंट मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग हो। जैसे नॉर्मली अगर मार्केट के अंदर 10% इंटरेस्ट रेट चल रहा है तो जो डीलिंग है वो इस इंटरेस्ट रेट के आसपास पे ही करनी पड़ेगी डीलर्स को। अब ऐसा ना हो कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट 10% का चल रहा है और जो डीलर है वो 5% पे ट्रेडिंग डीलिंग कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैनेजमेंट क्या करता है, एक क्लियर प्रोसीजर यहाँ पर स्पेसिफाई करता है जिसकी हेल्प से रेगुलर बेसिस पे मार्केट रेट्स को चेक किया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि जो डीलिंग की जा रही है वो मार्केट रेट्स के अकॉर्डिंग ही जो है वो की जा रही है और फेयर और एप्रोप्रिएट रेट्स पे जो है वो की जा रही है, ठीक है। मैनेजमेंट एक यहाँ पर रेट बैंड जो है वो फिक्स करता है, और रेट बैंड बेसिकली क्या है, जैसे मान के चलिए आपने 7% से 9% यहाँ पर फिक्स कर दिया, यानी कि जो रेट है वो यहाँ पर इतना ही कम हो सकता है। यानी कि अगर मार्केट में 10% का रेट चल रहा है तो या तो रेट 9% हो सकता है, 8% हो सकता है, या फिर 7% हो सकता है, इससे ज़्यादा कम जो है वो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये रेट बैंड भी फिक्स किए जा सकते हैं। अगर मान के चलिए कोई इसके एक्सेप्शनल ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे अगर कोई 5% पे ट्रांजेक्शन की जाती है, तो जो बैक ऑफिस वाले हैं ना, उन्हें इस एक्सेप्शन के बारे में मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। और रूल्स एंड प्रोसीजर भी यहाँ पर इस्टेब्लिश जो है वो करने ज़रूरी है, ठीक है। और मैनेजमेंट यहाँ पर वेरीफाई करेगी कि ये जो एक्सेप्शंस थे वो जस्टिफाइड थे या फिर नहीं थे, ये सेंस बनाते हैं या फिर नहीं बनाते हैं। फिर आता है आपका यहाँ पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर क्या है, देखो अब जो डीलर्स हैं वो बैंक के लिए काम करते हैं, ठीक है। अब ये जो डीलर्स हैं वो बेसिकली अपने पर्सनल लाइफ के अंदर भी तो कुछ इन्वेस्टमेंट करते होंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि वो सारा दिन बैंक के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने खुद के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जो डीलर्स होता है वो जब बैंक के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है तो डीलर के पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसका यूज करके वो सेम इंस्ट्रूमेंट में पर्सनल लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने लग जाता है, जिससे क्या होता है कि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अराइज होता है। इसीलिए जो बैंक्स हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि फ्यूचर में जाकर कोई भी इशू ना आए, एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाई जाए, उसके अंदर पहले ही बता दिया जाए एम्प्लॉयज़ को कि कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस जो है वो एक्सेप्टेबल होगी, यानी कि कौन कौन सी पर्सनल इन्वेस्टमेंट जो है वो डीलर के द्वारा एक्सेप्टेबल होगी और कौन कौन सी पर्सनल इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ताकि जो डीलर्स है वो इस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करे और फ्यूचर में जाकर किसी भी तरह का डिस्प्यूट ना आए और किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है वो ना आए, ठीक है। अब ये जो पॉलिसी वो इंश्योर करेगी कि जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है उसकी वजह से जो इंस्टीट्यूशन है उसको किसी भी तरह का लॉस जो है वो ना आए, यानी कि ऐसा ना हो कि जो डीलर है वो अनफेयर एडवांटेजेस कमा जाए और जो बैंक है उसको यहाँ पर लॉस हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब ये पॉलिसी बनाई जाएगी तो मैनेजमेंट को ध्यान रखना है कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करके ही पॉलिसी जो है वो बनाई जाए। अब इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, तो देखो इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है कोई ऑर्गेनाइजेशन का ही बंदा, जैसे एक एक्सवाइजेड कंपनी है उसके अंदर उसका एक डायरेक्टर है ए पर्सन, ठीक है, उसको कंपनी के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है, कंपनी क्या परफॉर्म करेगी कैसे परफॉर्म करेगी उसके बारे में इसको पूरी नॉलेज है, और इसने इस नॉलेज का यूज़ करके इस कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लिया। जैसे जब शेयर के प्राइस कम थे और इसे पता था कि शेयर के प्राइस बढ़ने वाले, तो इसने शेयर को प्राइस कर लिया, मतलब कि खरीद लिया, तो ये आपका इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो कहलाता है। तो इसके रूल्स को एप्लीकेबल करने के बाद ही पॉलिसी को डिज़ाइन जो है वो किया जाएगा। फिर आता है आपका यहाँ पर रोटेशन ऑफ डीलर्स। रोटेशन ऑफ डीलर का मतलब यहाँ पर क्या है कि सेम डेस्क पे कोई भी एक डीलर लंबे समय तक नहीं रह सकता है, तो मैनेजमेंट को एक सूटेबल पॉलिसी जो है वो फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी ताकि जो डीलर्स हैं उनको प्रॉपर्ली यहाँ पर रोटेट जो है वो किया जा सके, ठीक है। और एक सिस्टम यहाँ पर बनाना चाहिए, बैंकों को बनाना है जहाँ पर एनुअली कम से कम कंपल्सरी 15 डेज के लिए लीव जो है वो डीलर्स को प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है।
फिर आता है यहाँ पर आपका कंफर्मेशन। क्या आता है आपका यहाँ पर कंफर्मेशन, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कंफर्मेशन का जो काम होता है वो बेसिकली बैक ऑफिस वाले जो है वो करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर कंफर्मेशन की यहाँ पर बात करें तो जो भी डील्स रिकॉर्ड किया जाएगा ट्रेडर के द्वारा, उसे कंफर्म करने का जो काम होता है वो बैक ऑफिस वाले करते हैं। जैसे एक एक्सवाइजेड बैंक है, उसका एक डीलर है, उसने कोई डील की है और उस डील को उसने रिकॉर्ड किया है, तो उसको कंफर्म जो है वो बैंक का बैक ऑफिस जो है वो करेगा, ठीक है। और ये जो कंफर्मेशन है इसके अंदर डील से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स, जैसे कि डील किस चीज़ की थी, कब डील जो है वो की गई थी, काउंटर पार्टी का क्या नाम था, और कुछ और इंपॉर्टेंट अदर डिटेल्स जो है वो उस कंफर्मेशन के अंदर इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है। अब अगर हम एक गुड प्रैक्टिस की बात करें तो जितने भी यहाँ पर सेटलमेंट किए जाएंगे डील्स की, उनको ना इंडिविजुअल बेसिस पे हमें चेक करना ज़रूरी है। चाहे कुछ ऐसी डील्स हैं जहां पर जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सेम है। जैसे मान के चलिए एक ए डीलर था, उसने एक डील की यहाँ पर, ठीक है, और एक और डील की, और दोनों डील्स की जो इन्फॉर्मेशन थी, डिटेल्स थी, वो सारी की सारी सेम थी। तो बैंक चाहे तो सोच सकता है कि यार डील्स तो मतलब कि डील तो सेम ही है, तो हम इसको वेरीफाई नहीं करते, इसको ऐसे ही रहने देते, पर ऐसा नहीं है। चाहे डिटेल्स सेम है पर बैंक को फिर भी यहाँ पर कंफर्म जो है वो करना ज़रूरी है, सारी की सारी जो है डिटेल्स को, कि वो एक्यूरेट है या फिर नहीं है। अगर बैक ऑफिस वालों को कोई यहाँ पर ट्रेड की कंफर्मेशन रिसीव होती है और बैक ऑफिस वालों के पास उस ट्रेड का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो वो पहले यहाँ पर चेक करेंगे फ्रंट ऑफिस वालों के पास कि क्या एक्चुअली में वो ट्रेड हुई है या फिर नहीं हुई है, कहीं फ्रंट ऑफिस वालों से ये ट्रेड मिस तो नहीं हुआ है। और अगर यहाँ पर कंफर्मेशन और ट्रेड की डिटेल्स में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिफरेंस हो, कोई भी डिविएशन हो, चाहे जैसे ट्रेड एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है, तो इसके बारे में मैनेजमेंट को बैक ऑफिस का रिपोर्ट करना जो है वो ज़रूरी होता है। मैनेजमेंट यहाँ पर वेरीफाई करेगा कि ये जो प्रॉब्लम आई है ये बेसिकली लेक्टिमेट है या फिर नहीं है, और जल्दी से जल्दी इसे रिजॉल्व करना भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नॉर्मली अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो ट्रेड के कुछ ही मिनटों के बाद इन इश्यूज को सॉल्व करना बैंक के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे डीलिंग प्रोसीजर्स एंड प्रिंसिपल्स की। तो कुछ इंपॉर्टेंट डीलिंग प्रोसीजर और प्रिंसिपल्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं स्कोप ऑफ डीलिंग की। तो देखो जो डील्स हैं वो बेसिकली यहाँ पर फिम्दा की जो हैंडबुक है जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही कंडक्ट जो है वो किए जाएंगे। जितने भी डील्स हैं जो भी इंडियन मार्केट के अंदर यहाँ पर परफॉर्म किए जाएंगे, अगर कोई ओवरसीज काउंटर पार्टी है और वो यहाँ पर डील करी, जैसे यूएसए की कोई कंपनी है या फिर बैंक है वो आपके साथ डीलिंग करी है, तो यूएसए की बैंक के लिए ज़रूरी है कि वो इंडिया के जितने भी रूल्स हैं, कन्वेंशंस हैं, उनको फॉलो करे, और उसके बारे में उसको पहले से ही पता होना चाहिए ताकि फ्यूचर में जाकर कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद है प्रीलिमिनरी नेगोशिएशन ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो देखो डीलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब भी वो किसी दूसरी पार्टी के साथ डीलिंग करे तो जो भी कंडीशंस हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं जो ट्रांजेक्शन के ऊपर अप्लाई होती हैं और उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी होते हैं, उसके बारे में पहले ही बता दिया जाए काउंटर पार्टी को, ताकि वो उसके बिहाफ पर डिसाइड कर सके कि उसे ये ट्रांजेक्शन करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। और ये जो कंडीशंस हैं वो ट्रांजेक्शन को शुरू करने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ही बतानी ज़रूरी होती है, ठीक है। अगर कोई फॉर्म है उसने यहाँ पर एनडीएस के ऊपर कोई कोट कर दिया, ठीक है, मतलब कि कोट कर दिया, तो वहाँ पर कोई भी क्वालिफाइंग कंडीशन जो है वो ट्रांजेक्शन के कंक्लूड होने के बाद ऐड नहीं की जा सकती है, ठीक है। अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें किसी डील के अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो ऐसी सिचुएशन जहां पर प्राइस तो कोट कर दिया गया है पर क्रेडिट अप्रूवल की ज़रूरत है, तो ऐसी चीज़ें आपको पहले ही बता दी जानी चाहिए कि प्राइस चाहे हमने यहाँ पर डिटरमाइन कर दिया है पर अभी क्रेडिट अप्रूवल हमें लेना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ट्रांजेक्शन को सेटल कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद काउंटर पार्टी की जो अवेलेबल लिमिट्स है वो भी हमें यहाँ पर शो जो है वो करनी ज़रूरी होगी, ठीक है। फिर आता है आपका यहाँ पर फॉर्मनेस ऑफ कोटेशंस। क्या आपका यहाँ पर फॉर्मनेस ऑफ कोटेशन, फॉर्मनेस ऑफ कोटेशंस का क्या मतलब है? देखो जब एक डीलर डील करता है, ठीक है, तो उसे एक प्राइस जो है वो कोट करना पड़ता है, एक प्राइस जो है वो कोट करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो फॉर्मनेस ऑफ कोटेशन का मतलब है जो डीलर है वो, डीलर या फिर जो ब्रोकर है वो क्लियरली बताएगा सामने वाली काउंटर पार्टी को कि उसने जो प्राइस कोट किया है वो प्राइस फॉर्म यानी कि फिक्स और बाइंडिंग है या फिर नहीं, या फिर ये सिर्फ प्राइस एक इंडिकेटिव है, सिर्फ रेफरेंस के लिए है। जैसे एक नॉर्मल आप चीज देखिए कि आपको एक पर्सन है ए, ठीक है, उसने बी को एक प्राइस बताया, और ये जो प्राइस है सिर्फ रेफरेंस के लिए उसने बताया कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट्स हैं वो 100 से लेकर 200 रुपए तक के मिलते हैं, ये सिर्फ रेफरेंस प्राइस है। इसने बता दिया कि इस रेंज में मिलते हैं पर किसी प्रोडक्ट का इसने एग्जैक्ट प्राइस जो है वो नहीं बताया।
तो ऐसे ही जो डीलर्स हैं अगर वो कोई प्राइस कोट करें काउंटर पार्टी को, तो डीलर्स को क्लियरली बताना पड़ेगा काउंटर पार्टी को कि ये जो प्राइस है वो फिक्स है या फिर नहीं है, या फिर ये सिर्फ प्राइस जो है वो रेफरेंस के लिए है, अभी प्राइस हम बात साथ में मिलकर फिक्स करेंगे, टर्म एंड कंडीशन हम मिलकर फिक्स करेंगे, ठीक है। नॉर्मली देखो, अगर कोई ब्रोकर यहाँ पर प्राइस कोड जो है वो प्रोवाइड करता है तो वो माना जाता है कि वो सिर्फ रेफरेंस के लिए है। हालांकि अगर क्लियरली बता दिया गया है कि ये फॉर्म प्राइस है, फिक्स प्राइस है, तब तो वो उसे हम फिक्स ही मानेंगे। पर नॉर्मली अगर हम बात करें कि अगर ब्रोकर कोई कोड प्रोवाइड करता है तो उसे हम रेफरेंस के लिए ही बस यूज करते हैं, यानी कि उसे रेफरेंस प्राइस ही जो है वो माना जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर कोई डील जो है वो एनडीएस के ऊपर जो है वो की जा रही है, तो उस केस में जो कोट दिया गया है प्राइस का उसे हम फॉर्म कोड भी मान सकते हैं और इंडिकेटिव कोड भी मान सकते हैं, और इसे डीलर को बताना जरूरी होगा कि ये जो कोड है वो फॉर्म कोड है या फिर इंडिकेटिव कोड है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे जो डीलर है वो किसी स्पेसिफाइड काउंटर पार्टी के साथ ही बिजनेस करना चाहता है, डील करना चाहता है, जैसे कि मान के चलिए एक ए बैंक है और उसने बोला हुआ है कि मैं जो डीलिंग है वो सिर्फ बी, सी और डी बैंक के साथ जो वो करना चाहता हूं, और उसके लिए जो कोट है वो है 100 रुपए, ठीक है। तो इस सिचुएशन के अंदर उसे जब कोटेशन वो देगा ना, तो उसे मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो प्राइस का कोटेशन है, यानी कि ये जो फिक्स प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रेफर्ड काउंटर पार्टीज के लिए ही है, यानी कि कोई अगर ई बैंक आता है तो उसके लिए ये प्राइस जो है वो नहीं है, ये पहले से स्पेसिफाई जो है वो करना जरूरी होगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर कोई डीलर जो है वो फॉर्म प्राइस देता है, या फिर कोई ब्रोकर यहाँ पर प्राइस देता है, या फिर डायरेक्टली अनदर पार्टी को प्राइस देता है डीलर, तो उसके लिए जरूरी होता है डीलर के लिए कि वो एक रीजनेबल ट्रेड अमाउंट पे ट्रांजेक्शन को जो है वो सेटल करे, यानी कि ट्रांजेक्शन की जो है वो डील करे। क्लियर है आपको यहाँ तक? कोई डाउट हो फटाफट से चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिलीवरी ऑफ द सिक्योरिटीज एंड फंड्स, ठीक है। तो जब यहाँ पर कोई भी डीलिंग जो है वो की जाती है, तो जो सिक्योरिटीज हैं और जो फंड्स हैं उनकी डिलीवरी जो है वो कैसे की जाती है, तो नॉर्मली देखो, जो डीलर्स हैं वो डील को कंक्लूड करने से पहले ही जो डिलीवरी कंडीशंस है उसको फिक्स कर लेते हैं कि जो डिलीवरी है वो यहाँ पर कैसे की जाएगी। जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स की अगर हम बात करें, तो जो डिलीवरी है वो डिलीवरी वर्सेस पेमेंट बेसिस पे की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिक्योरिटीज की डिलीवरी और जो पेमेंट है वो साथ साथ में ही की जाती है। और अगर कोई यहाँ पर सिक्योरिटीज है जो कि डीमेट फॉर्म में नहीं है, यानी कि फिजिकल फॉर्म में है, बैंक के पास अवेलेबल है, और उसके लिए डिलीवरी वर्सेस पेमेंट मेथड अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में डीलर्स को पहले ही आपस में एग्री करना होगा कि वो सिक्योरिटीज को कैसे डिलीवर करेंगे और फंड्स को कैसे जो है वो सेटल जो है वो किया जाएगा, ठीक है। हालांकि जो बैंक्स और प्राइमरी डीलर्स हैं उनको बोला गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जो कि डीमेट फॉर्म में हो, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, ठीक है। पर अगर फिर भी कोई फिजिकल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है तो जो डीलर है वो एडवांस में ही डिसाइड करेगा कि वो डिलीवरी वर्सेस पेमेंट सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे या फिर किसी और मेथड को अडॉप्ट करेंगे इस ट्रांजेक्शन को, यानी कि डील को सेटल करने के लिए। क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, और कोई डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हैं। तो फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है या फिर नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक को करने से पहले, अगर आप सिस्टमैटिक वे में ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो, और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट डिप्लोमा की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो ईजिली एक्सेसिबल है, आपको हमारे जो ऐप है वो ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों ही जगहों पर मिल जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करना है लर्निंग सेशन आईपीएफ एग्जाम्स, और इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% तक का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना होगा विंटर। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज़ करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी इसी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंक्लूडिंग ऑफ अ डील। तो ये जो डील होती है डीलर्स के बीच में, बैंकों के बीच में, इनको कंक्लूड यहाँ पर कैसे जो है वो किया जाता है। तो देखो, जो डीलर्स हैं, एक बार अगर टर्म एंड कंडीशन फाइनल हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो डीलर्स को खुद को बाउंड कर लेना है कि उन्हें ये ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म करना ही पड़ेगा, यानी कि डील को कंप्लीट करना ही
पड़ेगा। जैसे कि अगर डील का प्राइस एक बार फिक्स हो गया, जो नेम है उनको एक्सेप्ट कर लिया गया, क्रेडिट अप्रूवल हो गया, या फिर अदर कोई कमर्शियल टर्म एंड कंडीशन है वो फुलफिल हो गई, तो उस केस में जो डीलर्स हैं वो लीगली रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो डील को कंप्लीट करेगा बिना किसी कंडीशन के। इस केस में जो ओरल एग्रीमेंट्स है और जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हें भी माना जाता है कि वो बाइंडिंग होते हैं। यानी कि अगर कोई ओरल एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, ठीक है, पार्टीज के बीच में, तो वो भी एक दूसरे को, मतलब फिर उस केस में उन दोनों ही पार्टीज को अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो फुलफिल करने पड़ेंगे। यानी कि रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट भी और ओरल कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही यहां पर वैलिड जो है वो रहेंगे। ठीक है, अगर कोई जो डील है वो एनडीएस के ऊपर की जा रही है, एनडीएस सिस्टम के ऊपर की जा रही है, तो ये जो डील है ये फाइनल ही मानी जाएगी। ठीक है, अगर कोई काउंटर पार्टी उसने बोल दिया कि फॉर्म कोट है, यानी कि उसने जो प्राइस कोट किया है वो फिक्स है, अगर किसी भी एक पार्टी ने बोल दिया और दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया, तो इस डील को फाइनल जो है वो माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पर प्राइस को कोट किया जा रहा है, ठीक है, तो उसे ना क्लियरली बताना पड़ेगा कि ये जो प्राइस है वो इंडिकेटिव है या फिर फाइनल है। अगर मान के चलिए वो सिर्फ रेफरेंस के लिए है और जो टर्म एंड कंडीशंस है वो अभी डिसाइड करनी बाकी है, तो इस केस में जो हमारे यहाँ पर डीलर्स हैं वो सभी कमर्शियल टर्म एंड कंडीशंस को नेगोशिएट करने के बाद, ठीक है, खुद को बाउंड कर लेंगे कि अब वो डील को ऑनर करेंगे, यानी कि वो डील को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बिना किसी क्वालिफिकेशन के, बिना किसी कंडीशन के। तो अगर तो पहले ही बोल दिया गया फाइनल है तो फाइनल है। अगर बोला गया कि नहीं ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है, इंडिकेटिव है, ठीक है, और अभी कुछ और टर्म एंड कंडीशन है जिसे हमें फाइनलाइज करना जरूरी है, तो जब वो भी टर्म एंड कंडीशन फाइनलाइज हो जाएंगी तब यहां पर डील को कंप्लीट किया जाएगा और डीलर जो है वो बाउंड हो जाएगा ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि लीगली रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, फ्यूचर में जाकर किसी भी डिस्प्यूट को मिनिमाइज करने के लिए डीलर के लिए जरूरी होता है कि जब भी यहां पर डॉक्यूमेंटेशन की जा रही हो तो जो डीलर्स है वो अपने कंप्लीट एफर्ट्स लगाएगा कि जितने भी यहां पर मटेरियल पॉइंट्स हैं डीलर के रिगार्डिंग, डील्स के रिगार्डिंग, वो यहां पर प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करे काउंटर पार्टी को। कहने का मतलब क्या है, जब डॉक्यूमेंटेशन की जा रही है तो ऑरली भी डीलर को, काउंटर पार्टी को सभी इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशंस के बारे में बताना जरूरी है, जो कि डील के लिए जरूरी है, ताकि आगे चलकर किसी भी तरह का डिस्प्यूट या फिर किसी भी तरह का इश्यू जो है वो क्रिएट ना हो पाए। क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पासिंग ऑफ नेम्स बाय द ब्रोकर्स। देखो, जो हमारे डीलर्स होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, उन्हें जो ट्रांजेक्शन की डिटेल्स है उनको कॉन्फिडेंशियल रखना जरूरी होता है। यानी कि ट्रांजेक्शन किन के बीच में हुई है, कितनी अमाउंट की हुई है, किस दिन हुई थी, इनकी जो डिटेल्स है वो कॉन्फिडेंशियल रखनी जो है वो जरूरी होता है। हालांकि जो रेपो मार्केट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, रेपो मार्केट्स के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उस केस में जो काउंटर पार्टी का जो नेम है वो एडवांस में जाना जरूरी होता है। यानी कि जो डीलर्स हैं और जो ब्रोकर्स हैं वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जरूरी नहीं है कि उन्हें काउंटर पार्टी का नेम एडवांस में पता ही हो, पर अगर रेपो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो वहां पर एक्सेप्टेबल है कि जो काउंटर पार्टी का नेम है वो डीलर और ब्रोकर को पहले से ही जो है वो पता हो। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है या फिर यहाँ पर कमर्शियल पेपर है, तो उस केस में जो ब्रोकर है उसे सबसे पहले जो इश्यूअर का नेम है वो बायर को बताना पड़ेगा कि ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो कौन इशू कर रहा है, कंपनी का नेम या फिर बैंक का नेम। उसके बाद जो बायर का नेम वो सभी तभी डिस्क्लोज किया जाएगा अगर बायर जो है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो जाएगा, यानी कि वो सेलर के नेम को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग डील्स ऑन एनडीएस। तो हमारा जो एनडीएस सिस्टम होता है उसके ऊपर डील्स को कैसे जो है वो रिपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो देखो, जो डीलर है वो डील्स की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली जो एनडीएस का जो प्लेटफॉर्म है वहां पर एंटर करेगा, यानी कि एनडीएस को रिपोर्ट करेगा ट्रांजेक्शन्स के 50 मिनट्स के अंदर अंदर में। जैसे यहाँ पर डील कंक्लूड हुई है, जैसे यहाँ पर डील कंक्लूड हुई है, तो कंक्लूड होने के बाद 15 मिनट के अंदर अंदर में ही जो डीलर्स हैं उसको डील की जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो एनडीएस को रिपोर्ट करनी जरूरी होती है। ठीक है, एंटर करनी जरूरी होती है। उसके बाद अगर हम बात करें डील्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टी बिल्स, ठीक है, जो कि यहाँ पर एनडीएस के ऊपर या फिर किसी और तरीके से कंडक्ट की गई हैं, तो उनके बारे में भी एनडीएस को रिपोर्ट करना जो है वो जरूरी होता है, कंपल्सरी होता है। क्लियर है। कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो हमारे यहाँ पर डीलर है अगर वो सेलिंग काउंटर पार्टी है, मतलब कि हमारा जो सेलिंग बैंक है अगर उसका कोई डीलर है, ठीक है, तो उसकी जो उसने जो सिक्योरिटीज यहाँ पर जो है वो सेल की है उसकी जो डिटेल्स है उसे एनडीएस के अंदर जो है वो एंटर करनी पड़ेगी, यानी कि एनडीएस के प्लेटफॉर्म पे रिपोर्ट करनी जो है वो जरूरी है। साथ ही साथ
जो हमारे यहाँ पर बाइंग काउंटर पार्टी का जो डीलर है उसे इन डिटेल्स को अप्रूव करना जो है वो जरूरी होगा। सिंपल भाषा में कहूँ तो अगर एक ए बैंक और बी बैंक है, ए बैंक सेलिंग बैंक है, ये बाइंग बैंक है, तो इसका जो डीलर है इसके लिए जरूरी है कि जो डील की जो डिटेल्स है वो एनडीएस के अंदर, एनडीएस के प्लेटफॉर्म में एंटर करे, उसको रिपोर्ट करे, और जो बाइंग बैंक है यानी कि जो बी बैंक है उसका जो डीलर है वो इनको अप्रूव करेगा कि हाँ हमने ये जो डील है वो की है। ठीक है, उसके बाद जो बोथ काउंटर पार्टीज है उनके जो बैक ऑफिस है उनके लिए जरूरी है कि वो उन डील को जो है वो कंफर्म करे कि हाँ ये डील हुई है और इसको प्रॉपर्ली जो है वो रिकॉर्ड भी करे। ठीक है, उसके बाद बैंक के लिए जरूरी होता है कि अगर कोई भी यहाँ पर जो डील है उसको कंक्लूड कर दिया गया है तो 30 मिनट्स के अंदर अंदर में जो अप्रूवल है उसे भी कंक्लूड कर देना जो है वो जरूरी होता है। ठीक है, और एनडीएस के क्लोज होने से पहले ही उसे ये जो काम है वो कर देना होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें ओरल कंफर्मेशन की, जो ओरल कंफर्मेशन है उसकी जरूरत पड़ती है या फिर नहीं पड़ती है, तो अगर यहाँ पर कोई भी जो डील है वो एनडीएस के थ्रू जो है वो एंटर की गई है तो उस केस में हमें और कंफर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। पर अगर यहाँ पर कोई अदर डील है जो कि एनडीएस के थ्रू नहीं एंटर की गई है तो उस केस में बैक ऑफिस के लिए जरूरी है कि वो यहाँ पर कंफर्मेशन जो है वो रिसीव करे डील के रिगार्डिंग। ठीक है, और उसके बाद अगर मान के चले किसी काउंटर पार्टी के द्वारा रिस्पांस नहीं आता है या फिर कम रिस्पांस आता है तो उसे बैक ऑफिस को कभी भी कंफर्मेशन नहीं मानना है, बल्कि उसे एडुकेट कंफर्मेशन जो है वो रिसीव करना है। क्लियर है आपको यहाँ तक? किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स से मैसेज करके जो है पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो अगर मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यहाँ पर रिटर्न कंफर्मेशन। तो देखो, जब भी कोई डील होगी तो बैंकों को एक रिटर्न कंफर्मेशन जो है वो बनाना पड़ेगा। एक बैंक जो है वो दूसरी बैंक को रिटर्न कंफर्मेशन जो है वो सेंड करेगी, और सेंड करने के साथ साथ बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो काउंटर पार्टी से एक रिटर्न कंफर्मेशन रिसीव भी करे। ठीक है, अब ये जो रिटर्न कंफर्मेशन होते हैं ये बेसिकली एक सेफ गार्ड होते हैं बैंक के लिए किसी भी तरह के डीलिंग एरर से बचने के लिए। क्योंकि अगर कंफर्मेशन बैंक के पास होगा तो अगर कोई डीलिंग एरर हो भी जाती है तो उसे जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सकता है ताकि बैंक को किसी भी तरह का लॉस जो है वो ना हो। तो ये एक एज अ प्रूफ जो है वो काम करता है। ठीक है, जो कंफर्मेशन है उसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर डिस्पैच करना जरूरी होता है बैंकों के लिए ताकि उनको चेक किया जा सके। अगर बैंकों को किसी केस में ओरल डील कंफर्मेशन मिल भी जाती है तब भी उन्हें रिटर्न कंफर्मेशन जो है वो रिसीव करनी जरूरी होती है। ठीक है, जो कंफर्मेशन है वो हर एक डील की भेजनी जरूरी होती है और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंफर्मेशन जो है वो सेंड करनी होती है। खास करके अगर जो डील है वो सेम डे को सेटल होने वाली होती है तो वहां पर तो कंफर्मेशन बहुत ही जल्दी जो है वो सेंड करना पड़ता है और रिसीव करना पड़ता है। होलसेल मार्केट के अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको उनके पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसके थ्रू वो कंफर्मेशन को टाइमली जो है वो सेंड कर पाए और बैंक आगे उसको यहाँ पर चेक कर पाए ताकि जो डील है वो जल्दी से जल्दी सेटल हो जाए। ठीक है, जितनी भी यहाँ पर कंफर्मेशन होती हैं, रिटर्न कंफर्मेशन होती है, उसके अंदर डील से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ट्रेड डेट क्या थी, वैल्यू रेट क्या थी, काउंटर पार्टी का नेम क्या है, और अदर जो डिटेल्स हैं जो कि डील के साथ रिलेटेड है, जैसे कि कमीशन कितना पे किया गया है या चार्ज किया गया है ब्रोकर के द्वारा, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें देनी होती है। ठीक है, साथ के साथ सभी कंफर्मेशन में ये स्टेट किया होना चाहिए, यानी कि सभी कंफर्मेशन में ये लिखा होना चाहिए कि ये जो डील्स की सेटलमेंट की गई है ये बेसिकली फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट रूपी डेरिवेटिव यानी कि फिम्दा के जो मार्केट कन्वेंशंस हैं उनको फॉलो करके ही सेटल जो है वो की गई है। और ये जो रिक्वायरमेंट्स है वो सभी लोगों के लिए है, सभी एंटिटीज के लिए है, चाहे वो फिम्दा के मेंबर है या फिर नहीं है, ये मायने नहीं रखता। ठीक है, उसको फिम्दा के जितने भी मार्केट कन्वेंशंस हैं उनको फॉलो करके ही डील को सेटल जो है वो करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल, अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, अगर एक बैंक ने किसी ब्रोकर को हायर किया है तो ब्रोकर ने यहाँ पे जो भी डिटेल भेजी है काउंटर पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, तो उसको कंफर्म करने का काम जो है वो बैंक का होता है। क्योंकि इस केस में जो बैंक है वो एक प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रहा है तो ब्रोकर के एक्शंस के लिए प्रिंसिपल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो बैंकों को पर्सनली कंफर्म करना पड़ेगा कि सारी की सारी जो डिटेल्स है वो करेक्ट है, एक्यूरेट है, उसके अंदर कोई भी एरर वगैरह नहीं है। अब बात करते हैं सेटलमेंट ऑफ डिफरेंस। अगर किसी डील के अंदर डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, देखो मिस्टेक कॉमन है,
कोई भी चीज आप कर लीजिए, वहां पर मिस्टेक होनी ही होनी है, ठीक है। अब कोई मिस्टेक हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या उसके ऊपर रोते रहना चाहिए, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहना चाहिए, या फिर मिस्टेक को ठीक करना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, मिस्टेक को ठीक करना चाहिए। तो ऐसे ही अगर डील में कोई मिस्टेक हो गई है तो उसे जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करके करेक्ट करना बैंकों के लिए जरूरी होता है, ताकि बैंकों को और ज्यादा लॉस जो है वो ना हो सके, ठीक है। अगर कोई प्रिंसिपल अगर कोई बैंक इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता है तो एरर की वजह से जो भी लॉस वगैरह होता है वो उस बैंक को बियर जो है वो करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर किसी भी तरह का पेमेंट में डिफरेंस आ जाता है, जैसे कि मान के चलिए ओवर पेमेंट हो जाती है या फिर अंडर पेमेंट हो जाती है, तो इस केस में वो पार्टी जिसके पास एक्स्ट्रा फंड्स आए होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस फंड्स को गलत तरीके से यूज ना करे, यानी कि अनफेयरली तरीके से यूज करके प्रॉफिट जो है वो ना कमाए। और अगर किसी केस में जो एक्स्ट्रा फंड है वो बैंक अपने पास रखना चाहता है तो दोनों पार्टीज बैठ कर कंपनसेशन टर्म्स एंड कंडीशन को नेगोशिएट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आगे ट्रांजेक्शन को जो है वो करेंगे, ठीक है। जैसे अगर ए और बी बैंक है, मान के चलिए, तो ए ने पेमेंट करनी थी बी को 1 लाख रुपए की, पर पेमेंट एक्चुअली में हो गई 2 लाख रुपए की गलती से, तो ये जो बी है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या तो 1 लाख रुपए वापस कर दे, अगर ये इसे रखना भी चाहता है तो प्रॉपर इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, टर्म एंड कंडीशन को फिक्स कर ले, फिर इसको जो है वो रख सकता है, जब तक ये इस पैसे को अनफेयर तरीके से यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। और सेम रूल जो है डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज में भी एप्लीकेबल होता है, यानी कि अगर आप सिक्योरिटीज को डिलीवर कर रहे हो तो वहां पर भी इन्हीं रूल्स को आपको फॉलो करना है, यानी कि अगर कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो जल्दी से जल्दी उसे रिजॉल्व जो है वो किया जाए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर बैंक हॉलीडेज एंड मार्केट डिस्ट्रप्शन। तो बैंक हॉलीडेज बेसिकली जो फिम्दा है, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वो अपनी वेबसाइट के ऊपर सारी छुट्टियां जो है पहले से स्पेसिफाई कर देती है कि कौन कौन से दिन छुट्टियां रहेंगी, ठीक है, ताकि जो डील की डेट है उसको छुट्टियों को देखते हुए डिटरमाइन किया जा सके। अगर मान के चलिए कोई अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे डिक्लेयर हो गई है, जैसे मान के चलिए 15 तारीख को बोला था कि ए और बी आपस में डील करेंगे, ठीक है, 15 तारीख को एक हॉलीडे डिक्लेयर हो गया है, तो इस केस में नो अनड्यू एनरिचमेंट का प्रिंसिपल फॉलो किया जाएगा। इस प्रिंसिपल का मतलब है कि कोई भी पार्टी जो है इस छुट्टी का फायदा नहीं उठा सकती गलत तरीके से, यानी कि छुट्टी की वजह से कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उसे प्रॉफिट तो हो, पर ये जो प्रॉफिट है उसने गलत तरीके से जो है वो कमाया हो, ठीक है, यानी कि दोनों पार्टीज को फेयर तरीके से जो है वो काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आज का जो हमारा चैप्टर है वो यहाँ पर ओवर होता है। तो आई होप आज का चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट डिप्लोमा की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पेपर 1 के लाइव सेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं, और ये जो लाइव सेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि आप फ्री में इन लाइव सेशंस को अटेंड कर सकते हो। हालांकि ये बाद में जाकर प्राइवेट हो जाती है, तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इन लाइव सेशंस को आपको जरूर अटेंड करना है रेगुलर बेसिस पे। और अगर आपने कोई प्रीवियस क्लास मिस कर दी है, जैसे कि हमारे 11 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उसका भी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी जाकर उन वीडियोस को एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ऐसा ना हो कि वो प्राइवेट हो जाए, तो फटाफट से जाकर उन वीडियोस को एक बार गो थ्रू जो है वो कर लीजिएगा, ठीक है। और आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, उसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, सारा सिलेबस आपको वीडियोस की फॉर्मेट में मिल जाता है। अगर आप हमारे कोर्सेज को एनरोल करना चाहते हो तो ऐप के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिकली कैसे एनरोल करोगे हमारे ऐप से तो वो मैं बता देता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पर जाना है, अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आपको जाना है यहाँ पर, अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाते ही हमारा जो ऐप है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसका नाम है लर्निंग सेशन IBF एग्जाम। सो इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हो। और अगर आप एप्पल यूजर हो तो आपको ऐप स्टोर पे जाना है, वहां पर हमारी ऐप आपको मिल जाएगी लर्निंग सेशंस IIBF, तो इसके थ्रू आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हो। तो फटाफट से इन ऐप के थ्रू हमारे कोर्सेज में जो है वो एनरोल कर लीजिए, और अभी अगर एनरोल करते हो तो आपको 82% तक का ऑफ ही मिल जाएगा, और ये जो डिस्काउंट है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, तो जल्दी से जल्दी हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। तो आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।